हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो टॉपर्स के आंसर्स के कंपैरिजन के सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पेपर वन के जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जैसे कि जो शुरुआत में डिस्कस किया था, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का, है ना, एक साथ ही डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडियन सोसाइटी का, है ना। फिर उसके बाद डिस्कस किया था ज्योग्राफी का। ठीक है। तो मतलब बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी और बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी रहा था कि ये बहुत अच्छा सीरीज हो रहा है, बहुत ही हेल्पफुल रह रहा है उनको, है ना। और मुझे भी पर्सनली लगता है कि ये बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पे जो हम आंसर डिस्कस कर रहे हैं ना, वो केवल एक का आंसर से डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि वो कैसे लिख रहे हैं, हम कंपेरिजन कर रहे हैं, है ना। हिंदी वर्सेस इंग्लिश का कंपेरिजन कर रहे हैं हम, है ना। हिंदी वर्सेस हिंदी का कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर जो सबसे बेस्ट आंसर है उसका भी देख रहे हैं हम, इंग्लिश चाहे हिंदी। हम इस बात से ये भी समझ रहे हैं कि कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं रह रहा है ना। कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं रह रहा। आप देख रहे होंगे कि कोई एक टॉपर जो है किसी एक प्रश्न का 2 डायमेंशन बहुत अच्छा लिख दिया, लेकिन वही कोई जो दूसरा है ना, वो 3 डायमेंशन जो है प्रश्न में से, उसमें से कोई 2 डायमेंशन ऐसे अच्छे लिख दिए जो उन्होंने अच्छे नहीं लिखे थे। तो कोई परफेक्ट आंसर जैसा नहीं होता है कि आप सारे के सारे डायमेंशन जो है बहुत ही अच्छे लिखेंगे। तो आपको जो है मैक्सिमम बेहतर करने का एफर्ट्स करना होता है। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली, है ना, स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कोट बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कत होता है। ये जो कोट आधारित क्वेश्चंस रहते हैं ना, क्योंकि लोगों को यही समझ में नहीं आता कि इसको शुरुआत कैसे करें, यहीं पे मामला सबसे ज्यादा फंसता है। और फिर इंटरप्रिटेशन का, कि कैसे इंटरप्रेट करें हम, है ना, कितने डायमेंशंस को हम खोलें। तो उन्हीं सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं, देखेंगे इनके आंसर्स के ऊपर, है ना, कि कैसे ये जो है इंटरप्रेट कर रहे हैं और कैसे अलग अलग डायमेंशंस लिख रहे हैं, कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। किसके किसके आंसर डिस्कस करने वाले हैं हम? तो रजनीश जी का डिस्कस करने वाले हैं, सुखराम जी का डिस्कस करने वाले हैं, और मानसी जी का, और ईश्वर लाल जी का, है ना। रजनीश जी 2 बार सिलेक्ट हो चुके हैं यूपीएससी में। पहली बार में इनको आईपीएस मिला, दूसरी बार में रैंक अच्छी नहीं रही, तो पहली बार के साथ ही गए हैं। सुखराम जी 2024 के सिलेक्टेड हैं, 448 रैंक है। मानसी जी भी 2024 के सिलेक्टेड हैं, और ईश्वर लाल गुर्जर जी भी जो है वो 2024 के ही सिलेक्टेड हैं। ये आरएस में भी सिलेक्टेड थे। मानसी जी जो है वो इंग्लिश मीडियम की हैं, बाकी जो है हिंदी मीडियम का है ना। तो हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे देखिए, इधर जो है रजनीश जी की कॉपी है और इस तरफ मानसी जी की कॉपी है ना। तो एक मिनट बस, ठीक है। प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। प्रश्न क्या है कि एक सभ्य घर के बराबर कोई स्कूल नहीं है और सद्गुणी माता पिता के बराबर कोई शिक्षक नहीं है, महात्मा गांधी, है ना। तो हम देखते हैं कि शुरुआत कैसे किया इन्होंने। इन्होंने शुरुआत करी है कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी, एपीजे कलाम ने भी महात्मा गांधी के सैद्धांतिक पक्ष पर सहमति व्यक्त करते हुए व्यक्ति के विकास में घर एवं माता पिता के महत्व का उल्लेख किया था। तो इन्होंने जो है कंटेक्स्ट दे दिया बेसिकली, कि है ना, कि ये जो महात्मा गांधी ने कहा है, इसी तरीके की बात जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था, है ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, गांधी जी क्या कह रहे हैं। वो तरीका जो है इन्होंने अडॉप्ट करी है ना, मानसी जी ने। और ये तरीका ज्यादा बेटर है। जब आपको कोई कोट मिलता है तो आप उसको इंटरप्रेट कर दीजिए, है ना, कि गांधी जी इस कोट के थ्रू कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। अगर आप उस कोट में बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, कोई एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे, वो बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जो है एक दूसरे व्यक्ति के थ्रू जो सेम बात कह रहे हैं उसके बारे में बता करके वर्णन कर दिया। फिर उन्होंने आगे कैसे लिखा है, सभ्य घर का महत्व बताया है। ठीक है। सभ्य घर का महत्व यहाँ पे बता रहे हैं, शुरुआती संस्कार यहीं से मिलते हैं, दया परोपकार सहयोग। ठीक है। फिर सही एवं गलत मूल्यों का यहीं पे विकास होता है, सभ्य घर में अच्छे मूल्य मिलते हैं, ये सब है ना, अभिवृत्ति के निर्माण में भी भूमिका होती है। फिर उन्होंने सद्गुणी माता पिता का महत्व बताया है, क्योंकि प्रश्न में क्या था कि एक सभ्य घर के बराबर कोई स्कूल नहीं है और सद्गुणी माता पिता के बराबर कोई शिक्षक नहीं है। मतलब 2 पार्ट हो गया ना। एक तो एक सभ्य घर का महत्व बताना है जो स्कूल के रूप में काम कर रहा है, और सद्गुणी माता पिता के बारे में बताना है जो शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स को बता रहे हैं कि कैसे जो है सभ्य घर एक स्कूल के रूप में काम कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है ना, बच्चों के समाजीकरण में, और कैसे माता पिता जो है एक शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। तो वो दोनों एस्पेक्ट्स को अलग अलग बता रहे हैं। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। और कोड बेस्ड क्वेश्चंस कैसे शुरू कर सकते हैं, तो उनको इंटरप्रिटेशंस करके, जैसे कि इन्होंने तरीका आजमाया है मानसी जी ने, जो हम देखेंगे। और या तो फिर अगर सिमिलर जो किसी व्यक्ति ने कह रखा था उससे भी शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई एग्जांपल से भी शुरू कर सकते हैं। ज्यादा बेटर रहता है इंटरप्रिटेशन। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियरली पता चल जाता है कि आप जो है कोड बहुत अच्छे से समझ गए हैं, है ना। क्योंकि कुछ कोड को इंटरप्रिटेशन करना एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। फिर
इन्होंने सद्गुणी माता पिता के बारे में बताया कि कैसे सद्गुणी माता पिता जो हैं वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं। उन्होंने उदाहरण भी बताया है, हालांकि उदाहरण कम है लेकिन फिर भी ठीक है। इन्होंने उदाहरण बताया महात्मा गांधी का, फिर सुनील छेत्री का, है ना। फिर उन्होंने क्या लिखा है कि वस्तुतः एक अच्छे नागरिक के निर्माण में निर्णायक भूमिका माता पिता एवं परिवार की होती है। तो अब देख रहे होंगे निष्कर्ष बहुत इंपैक्टफुल नहीं है ना। मैं बस ये यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। देखिए जो टॉपर्स लिख रहे हैं बिल्कुल उसी को कॉपी नहीं करना हम लोगों को। अगर वो कहीं पे खराब लिख रहे हैं तो खराब नहीं कॉपी करना है, कहीं पे कम अच्छा लिख रहे हैं तो कम अच्छा कॉपी नहीं करना है ना। हमें एक पैटर्न ढूंढना है और जो बेटर कर रहे हैं उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है ना। तो ये डिस्कशंस का यही उद्देश्य है, कॉपी पेस्ट करना उद्देश्य नहीं है हमारा, है ना। अब आते हैं कि इन्होंने कैसे शुरू किया, मानसी जी ने, जो भी मैं कह रहा था, है ना, कि इन्होंने इंटरप्रेट करा जैसे कि थ्रू दिस कोट महात्मा गांधी हैज हाइलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली एज फर्स्ट एजेंट ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन इन चिल्ड्रन, है ना। कि महात्मा गांधी ने हाईलाइट किया इस कोट के थ्रू कि जो फैमिली है वो पहला एजेंट है एटीट्यूड फॉर्मेशन का बच्चों के लिए, है ना। इंटरप्रेट कर दिया ना इस कोट को। तो ये बेटर तरीका है इंटरप्रिटेशन का। आप चाहे तो यहाँ पे किसी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि शिवाजी के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा, है ना, जैसे कि स्वयं कलाम के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा उनके माता पिता का। तो ऐसे करके शुरू कर सकते हैं आप। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने फिर आगे बढ़ा है, देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने हेडिंग यूज करी है, यहाँ पे इन्होंने बिना हेडिंग के यूज किए हुए अलग अलग बातें बताई है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि होम वेयर चिल्ड्रेन लर्न्स एथिकल कंडक्ट्स एंड वैल्यूज दैट आर इनकलकेटेड हियर रिमेन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना। यहाँ पे जो है लंबे जो घर पे सीखते हैं बच्चे वो लंबे समय तक रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी उदाहरण बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक सुधा मूर्ति का उदाहरण दिया इन्होंने, फिर आगे एक उदाहरण दिया होगा मुझे लग रहा है ना। फिर एक यहाँ पे इन हिज मतलब ये रॉबर्ट पुटमैन को एक उन्होंने शायद बुक लिखी थी तो उसमें उसके बारे में उन्होंने बता करके फिर यहाँ पे आगे बढ़ा है। तो एग्जांपल्स बहुत ज्यादा नहीं दिए यहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाते और आपके पास तर्क कम रहता है, तो फिर आप ऐसे ही एथिक्स में अप्रोच अपनाते हैं। आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हुए, है ना, जहां पे रेलेवेंट उदाहरण रहता है वहां पे लिखते हैं और फिर उस चीज को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है। जो कोड बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं वो आप किसी एक उदाहरण को पकड़िए, दो चार उदाहरण को पकड़िए और वो कैसे इंपैक्ट डाल रहा है, जैसे यहाँ पे है ना सुधा मूर्ति को फैमिली ने कैसे इंपैक्ट किया उस चीज को बताते हुए आगे बढ़ सकते हैं। कैसे शिवाजी के ऊपर जो है फैमिली कैसे इंपैक्ट डाल रहा है उसको आप बताते हुए आगे बढ़ सकते हैं, है ना। कोई और ऐसा जहां पे हो जो फैमिली एनवायरनमेंट जो है वो बहुत इंपैक्ट कर रहा हो उनको, तो वहां पे आप आगे बढ़ते हुए जो है आप लिख सकते हैं, है ना, उस उदाहरण को शुरू करते हुए। अगर आपके पास डायमेंशंस कम है तो ये भी हम यहाँ से इन्फ्लुएंस निकालते हैं, है ना। और फिर अगर आपके पास कुछ कोट याद है, याद नहीं भी अगर आपको लग रहा है कि आपके जो बातें हैं वो कोट के जैसा काम कर सकते हैं तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, जैसे इन्होंने किया है ना कि फैमिली इज नॉट समथिंग, इट इज एवरीथिंग। फैमिली जो है वो केवल कुछ नहीं है, सब कुछ है ना। तो इन्होंने फिर ऐसे करके शुरू कर दिया है। वर्ड इंक्लूड कर रहे हैं की टर्म्स वगैरह हम देख ही रहे हैं, सोशल सोशल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, है ना। फिर इन्होंने आगे जो एंड किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल नया जगह से लेकर के आए हैं, वही मैं दिखा रहा था कि कैसे जो है हम पीवाईक्यू वगैरह को यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि इन्होंने जो एंड किया है ना कि एज अब्दुल कलाम सेड इफ यू वांट टू ब्रिंग चेंज यू नीड फादर मदर एंड टीचर, ठीक है। तो अब्दुल कलाम का ऐसा कोट है ना, ये कोट क्या इन्होंने बहुत अलग से प्रिपेयर किया नहीं, पीवाईक्यू का ही है, ये 2017 का क्वेश्चन है। उसमें ये देखिए पढ़ के देखिए ना, मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि किसी राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मनोहरा बनाना है तो उसमें समाज के 3 प्रमुख लोग अंतर ला सकते हैं, माता पिता एवं शिक्षक, है ना। तो देख रहे हैं प्रश्न को कैसे इन्होंने विषय वस्तु में यूज कर लिया। मैंने क्या किया था, कई लोग करते हैं ऐसा कि जो यूपीएससी में जो एथिक्स का पेपर है ना, उसमें जितने कोट आए हुए हैं 2013 के बाद से सारा कोट दो पेज में आप सिमट जाएगा। वो कोट लिख लीजिए, है ना, कुछ और कोट लिख लीजिए और उसको इसी तरीके से आंसर्स में यूज करिए। इन्होंने इसको इंट्रोडक्शन में यूज किया था, है ना, जो रजनीश जी ने यूज किया था कलाम वाले चीजों को इंट्रोडक्शन में यूज किया था, लेकिन बहुत इफेक्टिव नहीं था क्योंकि इनको याद नहीं था वो एग्जैक्ट कोट, है ना। मतलब सिचुएशंस यही रही होगी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इंटरप्रेट कर दिया और एंड किया कलाम वाले कोट से। तो ये मोर इम्पैक्टफुल है ये तरीका। कोट के क्वेश्चंस को कोट से शुरू करना ज्यादा बेटर नहीं रहता, कोट वाले क्वेश्चंस में कोट से एंड करना ज्यादा बेटर रहता है। होपफुली आप समझ रहे होंगे। एक और क्वेश्चंस की तरफ हम आते हैं, है ना, सेम उनके ही कॉपियां हैं। तो जो प्रश्न है जो सही है उसे देखकर भी उसे ना करना कायरता है। इसका मतलब है कि आप समझ रहे हैं कि सही है ना, कि ये बात जो है सही है और ये होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे कम्युनल वायलेंस हो गया,
आपको पता है कि यहाँ पे रोकने वाले एजेंट्स की भूमिका आपको करनी चाहिए, लेकिन आप उसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी नहीं कर रहे हैं, आप उसको रोक नहीं रहे हैं। इसी को कायरता है। ये बात कहा था कन्फ्यूशियस ने, है ना। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। अब देखते हैं कि इन्होंने कैसे लिखा है कि कन्फ्यूशियस ने उपयुक्त कथन में सत्य के मार्ग से जानबूझकर विचलित व्यक्ति को कायर कहा है। इसे अधोलिखित संदर्भ में समझा जा सकता है। देखा आप लोगों ने, यही यही इंटरप्रिटेशंस करना है ना, यही मायने रखता है। तो इंटरप्रिटेशंस जब आप कोर्ट का कर देंगे ना, आप जिसे मुझे समझ में आ गया कि हाँ, इनको प्रश्न की डिमांड तो अच्छे से समझ में आ गई है ना। एज एग्जामिनर तो पहले आप यही देखेंगे ना कि जो कोड बेस्ड क्वेश्चन है, क्या वो कोड को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कंटेक्स्ट समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अगर वो समझ नहीं पाएंगे कंटेक्स्ट को, तब तो फिर आगे जो है उत्तर ही पूरा बेकार हो जाएगा। है ना। तो जो कोड बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, वहां पे आप कोशिश करिए कि आप जो है इंटरप्रेट कर दीजिए कोड को 2-3 लाइन में, 4 लाइन में आप समझा दीजिए कि क्या मतलब है इस चीज का, है ना। फिर इन्होंने अलग अलग से चीजें बताया कि सत्य से जानबूझकर विचलित व्यक्ति में धैर्य का अभाव होता है। मतलब ये बेसिकली बता रहे हैं कि कायर जो सही है उसे देखकर भी उसे ना करना कायरता है। तो इसको अलग अलग चीजों से पुष्ट कर रहे हैं, है ना, कि धैर्य का अभाव होता है, जैसे कि पूजा सिंघल आईएएस द्वारा भ्रष्ट कृत्य। फिर आगे बताया कि सत्य से विचलित व्यक्ति में उसे स्वीकारने का साहस नहीं होता, जैसे पूजा खेड़कर का मामला। हर जगह पे उदाहरण देने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में देखा आपने, उदाहरण मिसिंग था। यहाँ पे हर जगह पे उदाहरण देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और उदाहरण क्या मतलब बहुत हर जगह प्रिपेयर करना पड़ता, नहीं प्रिपेयर करना पड़ता। जैसे यही देखिए तीसरा वाला जो उदाहरण है कि विकसित राष्ट्रों द्वारा कार्बन उत्सर्जन में ऐतिहासिक भूमिका को ना स्वीकारना। अब क्या इसको इन्होंने प्रिपेयर किया होगा? नहीं, लेकिन जब पढ़ रहे होंगे ना तो एथिकल एंगल आया होगा उनके मन में, जब रिवीजन कर रहे होंगे तो, और ये यहाँ पे यूटिलाइज हो गया। तो ऐसा ही होता है, जब आप पढ़ रहे होंगे ना तो अलग अलग डायमेंशन को रिलेट करते हुए चलिए, तो जब आप आंसर्स लिखेंगे ना तो वो चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है। फिर उन्होंने दूसरी परिस्थितियां भी बताई है। अगर कोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस में कहीं पे है कॉन्ट्राडिक्ट करने की सिचुएशंस, तो आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मत करिए। यहाँ पे चांसेस नहीं के बराबर था कॉन्ट्राडिक्ट करने का, लेकिन फिर भी इन्होंने किया है, और मतलब ठीक पॉइंट्स बताया है बेसिकली कि कुछ स्थितियों में हालांकि सत्य से विचलन कायरता ना होकर साहस है। जैसे कि कैंसर के अंतिम अवस्था, मतलब आदमी को तो सत्य पता ही है ना कि मृत्यु आने वाला है, लेकिन उस अवस्था में भी वो आनंद ले रहा है, खुशहाली से रह रहा है। तो ये सत्य से विचलन ना होकर के सत्य से विचलन होने के बावजूद ये कायरता ना होकर के एक साहस है, दिखा रहा है साहस, है ना। तो इन्होंने दूसरा पक्ष भी बताया। अगर है ऐसा कुछ कोर्ट में दूसरा पक्ष, तो आप जरूर बताइए, है ना। फिर इन्होंने कंक्लूड कैसे किया, वस्तुतः उचित अथवा अनुचित का निर्धारण पारिस्थितिक जन्य होता है, अतः व्यवहार भी उसी अनुरूप होना चाहिए। देखिए इस तरीके वाला आर्गुमेंट्स बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि उचित अथवा अनुचित अनुचित का निर्धारण जो है परिस्थिति जन्य है। इस तरीके से तो अराजकता आ जाएगी ना, हर कोई रिलेटिविटी में जाएगा। तो मतलब देखिए ये आर्गुमेंट सुधारे होंगे उन्होंने बाद में जब उत्तर लिखा होगा तो, लेकिन ये अच्छा आर्गुमेंट्स नहीं है, मैं बस बता रहा था। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, एंड कैसे किया, कोर्ट से किया, है ना। अभी हम बात कर रहे थे ना कि कोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस में एंड करना कोर्ट से ज्यादा बेटर है। एथिक्स के बल्कि मैं कहूंगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस में या ज्यादातर क्वेश्चन में आप किसी विचारक से एंड करिए, है ना, उनकी बातों से एंड करिए, उनके कोट से एंड करिए, बहुत बहुत इंपैक्टफुल होने वाला है ना। आप जैसे यहीं पे आप, मैं टॉपर्स की कॉपी एनालाइज कर रहा हूँ, आप चाहे तो नोट करके रखिए इनके कोट्स वगैरह, आप यूज करिएगा उनको। ऐसा तो है नहीं कि यूपीएससी एग्जामिनर जो कहेगा कि आपने तो उस कॉपी से कॉपी करी थी तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। उनको तो याद भी नहीं होगा, और क्या पता एग्जामिनर ही नहीं होगा, वो दूसरा एग्जामिनर आएगा, है ना। तो फिर यूज करिए। फिर आप आते हैं कि इन्होंने कैसे शुरू करी है ना, सेम इंटरप्रिटेशन, है ना। कन्फ्यूशियस थ्रू हिज कोट हैज हाईलाइटेड द इशू ऑफ मोरल म्यूटनेस सोन बाय पीपुल, है ना। अब देखिए इनके पास थोड़ा सा है एडवांटेज कि वो टर्म अच्छे मिल जाते हैं इनको, लेकिन आप भी जो है इनका ट्रांसलेशन करके रख लीजिए, है ना। जैसे मोरल म्यूटनेस मिल गया आपको, अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके रख लीजिए, आप भी इन्वर्टेड कॉमा में यूज करिए, तो वैल्यू बढ़ा देगा आपके आंसर्स का। कंटेंट सेम रहता है, प्रेजेंटेशन कई बार जो है वो मायने रख जाती है, आप कैसे पैकेजिंग करके बेच रहे हैं, है ना, एग्जामिनर के सामने। तो यही पैकेजिंग का तरीका, यही सब होता है। आप इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दीजिए, आप उसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, आप एक अलग से बॉक्स में बंद करके देख लीजिए। पिछले बार हम लोगों ने आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी एनालाइज करी थी ना, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कैसे उन्होंने पैकेजिंग करी थी। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। फिर उन्होंने कैसे क्या किया, आगे लिखा जो है, देखिए ये यहाँ पे पॉइंट्स वाइज चल रहे हैं, यहाँ पे ये पैराग्राफ चल रहे हैं कोर्ट वाले क्वेश्चंस में, तो दोनों ही तरीके सही हैं, आप जैसे होकर के चलें, है ना। कंटेंट मैटर करता है। अब देखिए इनके एग्जाम्पल्स बड़े सही हैं, और कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, ताकि वो क्लैरिटी आए, उस कोर्ट में बहुत क्लैरिटी आए, दम आए। जैसे कि इन्होंने महाभारत का उदाहरण दिया है कि कैसे जो द्रोणाचार्य है ना, वो चुप रह गए थे जब चिरहरण हो रहा था, लेकिन वहीं रामायण में जो है वो विभीषण जो है वो चुप नहीं रहे, करेज दिखाया उन्होंने,
है ना। तो कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल से वो कोट की जो क्लैरिटी है वो बहुत स्पष्ट हो रहा है ना, कोट का जो मीनिंग है बहुत स्पष्ट हो रहा है। तो आप चाहें तो कंट्राडिक्टरी जो एग्जांपल्स हैं वो अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, जिससे कि जो कोट का जो मीनिंग है, प्रश्न का जो मीनिंग है ना, जो आप बात कहना चाह रहे हो बहुत स्पष्ट तरीके से आ जाए। और मैं सही बताता हूँ, जो हमारे महाकाव्य हैं, जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उन सबसे बहुत उदाहरण लीजिए आप। जैसे द्रोणाचार्य का उन्होंने यूज किया, भीष्म जो चुप रहते हैं, है ना, राजधर्म वर्सेस नैतिक धर्म, उनके सामने यही तो दुविधा रहती है। तो वो सब कोट बहुत ज्यादा आप यूज करिए। कहाँ से मिलेगा आपको, आप थोड़ा सा एनालाइज करिए एथिकल पर्सपेक्टिव से कैरेक्टर्स को, है ना। राम का देखिए, राम के जीवन जो है वो कई सारे एथिकल डायमेंशन से भरे हुए हैं, आप उनका यूटिलाइज कर सकते हैं, हनुमान का यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। जैसे एक जो है प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बात करते हैं अपन बहुत बार, तो उसमें जो है एक वैद्य जो रहता है सुसैन, है ना, जो लंका के वैद्य रहते हैं, लेकिन लक्ष्मण का आकर इलाज करते हैं आकर के, क्योंकि वो प्रोफेशनल ड्यूटी निभा रहे होते हैं। जबकि दोनों जो है युद्धरत, एक तरीके से कहिए कि अगर देश माने आधुनिक संदर्भ में, तो दोनों युद्धरत देश हैं, फिर दूसरे देश का जो वैद्य है वो आकर के इलाज कर रहा है। तो वो देखिए ना कितना रेलिवेंट एग्जांपल्स हैं, तो वहां से आप लेकर के लीजिए, लिखिए, और फिर अलग अलग डायमेंशन में बांटिए। जैसे देखिए यही जो है आंसर कैसे, यहाँ पे सोसाइटल लेवल में इन्होंने लिखा है कि एट सोसाइटल लेवल, पहले उन्होंने महाभारत वाला बता दिया, फिर देखिए एट ब्यूरोक्रेसी, एट ब्यूरोक्रेसी, है ना, एट इंटरनेशनल लेवल, देख रहे हैं अलग अलग डायमेंशन कवर कर रहे हैं ये, और फैक्ट्स इंक्लूड कर रहे हैं लिखते हुए, है ना। यहाँ पे इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का बात कर रहे हैं वो, है ना, यहाँ पे कोलकाता रेप केस वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंक्लूड करिए एग्जांपल्स, जो है ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करिए, फैक्ट ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करिए। ऐसा नहीं कि एथिक्स के पेपर में जो हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे फैक्ट्स वगैरह, पूरा मेंस जो है वो फैक्ट्स के ऊपर टिका हुआ है। आप एनालिसिस करेंगे फैक्ट्स के थ्रू, फैक्ट्स के बिना कर ही नहीं सकते हैं, है ना। और लेकर के आइए आप जितने हमारे पौराणिक ग्रंथ वगैरह हैं जो रेलिवेंट है एथिकल संदर्भ में, जैसे कि इन्होंने कृष्ण का फिर जो है स्थित प्रज्ञा को कोट किया है इस आंसर में, है ना। तो फिर आप इस तरीके से जो है अपने नंबर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो एग्जामिनर है ना, अगर उनको इस तरीके से एथिकल पर्सपेक्टिव मिलता है, क्योंकि हमारे महाकाव्य जो है वो एथिकल पर्सपेक्टिव से भरा पड़ा है। रामायण, महाकाव्य, रामायण जो है, महाभारत जो है ना, क्या है, पूरी पूरी कहानियां जो है उसमें पूरा नैतिक द्वंद्व वगैरह के बारे में तो डिस्कस करता है, चॉइसेस के बारे में डिस्कस करता है, कैसे चॉइसेस ले रहे हैं और कैसे इंपैक्ट आ रहा है। तो उन सब कैरेक्टर को कोट करिए, लिखिए आंसर्स में, नंबर बढ़ेंगे। अब आते हैं सुखराम जी की कॉपी और ईश्वरलाल जी की कॉपी, है ना, दोनों हिंदी का है। तो यहाँ से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि किसी व्यक्ति को नैतिकता के बजाय मानसिक रूप से शिक्षित करना समाज के लिए खतरा पैदा करना है। इसका क्या मतलब है कि किसी व्यक्ति को आपने एथिकली शिक्षित नहीं किया है, लेकिन उसको जो है मेंटली आपने कैपेबल बना दिया है, और वो क्या है, वो आपके लिए बहुत खतरनाक होगा, है ना। तो इसका उदाहरण उदाहरण बहुत सारे मिल जाएंगे। लादेन देख लीजिए, है ना, कई सारे इंजीनियर्स देख लीजिए, कई सारे और भी जो एजुकेटेड लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स देख लीजिए, जो शिक्षित तो बहुत है लेकिन एथिकल वैल्यू नहीं है, वो करप्शन करते हैं। तो यही बात वो कह रहा है। तो ये थियोडर रूजवेल्ट का कोट है ना। अब इन्होंने शुरू कैसे किया कि नैतिकता, जो सुखराम जी ने, कि नैतिकता किसी मानवीय कृत्य को अच्छा या बुरा बनाने वाली धारणाओं का सेट है। देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो आंसर है बहुत डिफरेंट टाइम में लिखे गए हैं। ये लास्ट अगस्त को, ये सितंबर का आंसर है, सितंबर के पहले वीक का, और इनका जो है लास्ट अगस्त को है ना। तो इन्होंने फिर नैतिकता की डेफिनेशन दी है, लेकिन हम लोगों ने देखा है ना कि डेफिनेशन वगैरह देने से बढ़िया है कि आप जो है कोड बेस्ड क्वेश्चंस में इंटरप्रिटेशंस करके शुरू करिए, है ना, वो बेटर नंबर आपको जो है दिलाएगा, है ना। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन से हम शुरू करेंगे। फिर इन्होंने आगे क्या लिखा है कि नैतिकता के बजाय मानसिक रूप से शिक्षित व्यक्ति के निहितार्थ, मतलब नैतिकता के बजाय अगर व्यक्ति जो है मानसिक रूप से शिक्षित हो जाता है तो क्या निहितार्थ है उसके, है ना। तो दुष्कर्म होगा, असहिष्णुता होगा, शोषण होगा, समाज में आतंक होगा, चोरी होगी, हिंसा, उपद्रव, ये सारी बातें बताई इन्होंने, है ना। तो ऐसी शिक्षा जो है मनुष्य को साध्य के बजाय साधन मानकर स्वीकार करता है। तो ये सब वो पूरे आर्गुमेंट्स दे रहे हैं बेसिकली, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर एग्जाम्पल्स रह रहा है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखिए, एक मिला कोलकाता मर्डर केस, है ना। एग्जाम्पल्स यहाँ पे रह रहे हैं, एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे डालने पड़ेंगे, तब जाकर के नंबर अच्छे आएंगे। नहीं तो फिर वही है कि आपके जो है रैंक नीचे रह जाएगा, है ना, इंप्रूव नहीं हो पाएंगे। एग्जाम्पल्स कहाँ से लेकर आएंगे, देखिए न्यूज़पेपर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते रहते हैं। आप प्रत्येक टॉपिक वाइज जो है मैंने बताया है शॉर्ट नोट्स मेकिंग में, आप उसको देखिए और वहां पे आप उसको एग्जाम्पल्स को नोट कर सकते हैं और उसको फिर इम्प्लीमेंट करिए, है ना, तभी बेटर होगा। और फिर इससे इन्होंने कंक्लूड कैसे किया है कि अतः नैतिकता युक्त शिक्षा ही किसी भी समाज में गरिमा, न्याय, प्रेम आदि मूल्यों को पोषित कर सकती है। ठीक है, इनका देख लिया हम लोगों ने आंसर। अब देखते हैं ईश्वर लाल गुर्जर जी का, है ना। इन्होंने कैसे किया है
कि नैतिकता के बिना मानसिक क्षमता खतरनाक साबित हो सकती है, जैसे हर्षद मेहता, और केवल नैतिकता से भी कुछ नहीं होता। देखिए इन्होंने दोनों बातें बता दी कि नैतिकता के बिना मानसिक क्षमता जो है खतरनाक हो सकती है, जैसे कि हर्षद मेहता, उसके पास कैपेबिलिटी थी लेकिन एथिकल वैल्यू नहीं था, शेयर मार्केट को पूरा मैनिपुलेट किया, है ना। लेकिन केवल नैतिकता से भी कुछ नहीं हो सकता, है ना। इन्होंने दो एग्जांपल दे दिए, कंट्राडिक्टरी एग्जांपल। मैं कह रहा था ना कंट्राडिक्टरी एग्जांपल, देख रहे हैं सिमिलरिटी। जो पिछले बार की सिलेक्टेड जो मैडम है जिनका हम एनालिसिस कर रहे थे, और जो ईश्वर लाल गुर्जर जी का एनालिसिस कर रहे हैं आंसर्स का, है ना। देख रहे दोनों में अप्रोच कंट्राडिक्टरी एग्जांपल का। तो ये सारी चीजें सीखनी है हमको, इंप्लीमेंट करना है। कंट्राडिक्टरी एग्जांपल क्या दिया, एक्स अधिकारी वाई अधिकारी ये ईमानदार है ना, और लेकिन गैर कार्यकुशल है, तो यह प्रशासन पर बोझ है। जो ईमानदार है लेकिन जिसके पास कुशलता ही नहीं है, तो क्या करेगा वो, जब कुशलता कार्य ही नहीं कर पाएगा तो प्रशासन पे बोझ बन जाएगा। लेकिन जो बेईमान है ना, और कार्यकुशल भी है, या प्रशासन के लिए दीमक है, बेईमान भी है और कार्यकुशल भी है ना, तो प्रशासन को धीरे 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 खोखला करता चला जाएगा। तो इन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल दे दिया, इसी चीज को और बेटर प्रेजेंट कर सकते थे। नॉलेज देखिए यही रहता, अगर इसको और थोड़ा बेटर प्रेजेंट कर सकते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बताऊं, जैसे कि है ना, हम इसको एक्स वाई एक्सिस बना देते हैं, इधर बेईमान बना देते हैं, है ना, इधर कार्यकुशलता बना देते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, या फिर इधर ईमानदारी लिख देते हैं, ठीक है, या कार्यकुशलता, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मान लीजिए अजीत प्रेम जी, है ना, कुछ ब्यूरोक्रेट्स जैसे कि अशोक खेमका, है ना, जैसे कि टीएन सेशन। यहाँ पे ईमानदारी हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्यकुशलता के उल्टा निम्न कार्यकुशलता, ठीक है। यहाँ पे ईमानदारी, यहाँ पे निम्न कार्यकुशलता। तो कई ऐसा व्यक्ति जो ईमानदारी रहा हो लेकिन जो कार्यकुशल नहीं था, उसका कुछ नाम दे सकते हैं। या फिर यहाँ पे लिख दीजिए प्रशासन पे केवल बोझ, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्यकुशलता भी नहीं है और ईमानदारी भी नहीं है, यहाँ पे हर्षद मेहता आ जाएगा, है ना। अब देखिए ना कि ये प्रेजेंटेशन कितना बेटर हो जाएगा सेम कंटेंट को। तो ये सब तरीके होते हैं प्रेजेंटेशन को बढ़ाने के, है ना। फिर उन्होंने क्या किया कि इस कथन को प्रशासन, राजनीति, अर्थव्यवस्था और जीवन के अन्य क्षेत्रों में प्रासंगिक मतलब समझा जा सकता है। बेसिकली जो अभी हम देख रहे थे पहले, है ना, उन्होंने आंसर में यही तो किया था। सोसाइटी के लेवल पे बांटा था, फिर बांटा था इंटरनेशनल लेवल पे, है ना, कोई एक और लेवल था मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसे करके बांटा था उन्होंने। तो यहाँ पे भी देखिए उन्होंने प्रशासन में बांटा है ना। और फिर उसके बाद क्या बांटा है, और उदाहरण भी दिया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, है ना। फिर राजनीति में बांटा है, नैतिकताहीन राजनीति, है ना। और फिर यहाँ पे फिर सिंगापुर का मॉडल दिया, फिर आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में बांटा है, और फिर कंक्लूड किया है ना। अब कंक्लूड किससे किया है, नेपोलियन बोनापार्ट का कोड का। और नेपोलियन बोनापार्ट का कोड का कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया, फिर से ये पीवाईक्यू में ही कोड था जो इन्होंने कोड यहाँ पे डाला हुआ है ना। तो पीवाईक्यू की कोड देख रहे कैसे रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं। सेम पिछले वाली जो टॉपर थी उन्होंने भी पीवाईक्यू कोड का उपयोग किया था, इन्होंने भी किया है। तो आपको इस तरीके से यूटिलाइज करने होंगे रिसोर्सेज को, सीमित रिसोर्सेज में बेटर कर सकते हैं, है ना हम। और आपको करना भी आगे जाकर के यही है, सीमित रिसोर्सेज में बेटर। तो मुझे लगता है आप जो है समझ पा रहे होंगे इस चीज को। देखिए इस तरीके का प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है जो यहाँ पे इन्होंने किया है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हॉचपॉच जैसा हो रहा है। आप समझ रहे होंगे, हम लोगों ने पहले भी आंसर एनालिसिस किया है ना। तो आप अपने जो हम टॉपर्स का आंसर एनालिसिस कर रहे हैं वो कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जो बेटर हो सकता है, जो लर्न कर सकते हैं हम, वो लर्न करिए। यहाँ पर से कई सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, तो एग्जाम्पल्स भी आप नोट करके रखिए, है ना। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। जिनको नोट्स वगैरह नहीं मिल पा रहा होगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सर्च करिए @बर्नवाल सर, है ना। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारे नोट्स शेयर होते हैं। थैंक यू सो मच।